बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने फिर से जुटाया लोगों का जन समर्थन। प्रचंड तरीके से एक बार फिर से पदयात्रा निकलती दिखाई दे रही है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तस्वीरें साझा करते हुए भाजपा पर जोरदार निशाना साधा गया है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी समर्थित विपक्षी दलों ने एकजुट होकर जबरदस्त तरीके से एक बड़ी रैली को संबोधित किया है। दोस्तों, बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला। बीजेपी विरोधी कांग्रेस समर्थित इस रैली से क्या कुछ निकलकर सामने आया, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। वहीं पर जनता दल की राजनीति करने वाले छात्र राजनीति से ही भाजपा और संघ को पूरी तरीके से राजनीतिक पटकनी देने वाले दो बड़े नेता सोनिया गांधी के यहाँ पहुंचे हैं। दोस्तों, दोनों नेताओं ने सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए उत्तर भारत के अंदर पूरी राजनीति को पलटने के बड़े संकेत दिए हैं। बताएंगे इसके बारे में विस्तार से जानकारी। वहीं चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर कुछ और बड़े खुलासे हुए दोस्तों, और भाजपा के नेता फिर से बुरी तरीके से फंसने लगे हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर योगी राज के अंदर भी महिलाओं का है बुरा हाल। यहाँ तक की पुलिस सिपाही को करनी पड़ी है आत्मदाह की कोशिश। बताएंगे इसके बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, वहीं पर राजस्थान में देर रात जोरदार हंगामा हुआ है। दोस्तों, विधायकों के इस्तीफा देने की बड़ी खबरें सामने आ रही है। विस्तार में आपको बताएंगे आखिर अंत में क्या फैसला लिया गया है। इसी के साथ में चलेंगे एक एक खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का ये कारवां इसी तरीके से और प्रचंड होता चला जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा कारवां थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, लगातार बढ़ता जा रहा है और जबरदस्त तरीके से जन समर्थन और ज्यादा मजबूती से हर दिन बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि 6:30 बजे पदयात्रा थिरूर से शुरू की गई थी, जो पदयात्रा रात में जाते जाते ज्योति इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर रुकी है, जहां पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने फिर से रात में रेस्ट किया है। दोस्तों, लेकिन पूरे दिन कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त समर्थन दिखाकर एक बार फिर से बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी की यात्रा लोगों के बीच में काफी पॉपुलर होती जा रही है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने इसी मामले को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने दो तस्वीरें साझा की है। आप लोग देख सकते हैं कि एक तस्वीर में राहुल गांधी आगे चल रहे हैं और ऊपर से किसी व्यक्ति का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी तस्वीर के अंदर राहुल गांधी पदयात्रा करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, उनके सामने कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता और एक बड़ी भीड़ के साथ में ये पदयात्रा जारी है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों तस्वीरों को साझा करते हुए टैग लाइन का इस्तेमाल किया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा में दिख रहे हैं हुजूमों में सबकी अपनी एक कहानी है, किसी को न्याय से लड़ना है तो किसी ने महंगाई को हराने की ठानी है। वहीं रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर दोस्तों हरियाणा के अंदर कई सारे कद्दावर नेता विपक्षी एकता के लिए एकजुट हुए हैं। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी भी इंडियन नेशनल लोक दल के नेता ओपी चौटाला के द्वारा बुलाए गए समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। दोस्तों, इसमें जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है। आपको बता दें कि इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पिछले चुनावों के दौरान वे यानी भारतीय जनता पार्टी हमारे उम्मीदवारों को हराने की कोशिश कर रही थी। केंद्र ने पिछड़े राज्य के बावजूद बिहार को कोई पैकेज नहीं दिया। बिहार में आज 7 पार्टी एक साथ मिलकर सरकार चला रही है और 2024 के अंदर चुनाव जीतने का बीजेपी का कोई भी मौका बिहार के अंदर नहीं है। बिहार में हमने भाजपा का पूरी तरीके से इंतजाम कर रखा है। वहीं पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि आज देश की जो स्थिति बन गई है वो किसी से छुपी नहीं है। वो यानी बीजेपी के लोग चाहते हैं कि देश के अंदर सब कुछ समाप्त किया जाए, लेकिन भाजपा संघ और उनके कुछ साथी ही उनके साथ अब बाकी हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हम उन किसानों को धन्यवाद देते हैं जिनके बेटे जवान यानी फौजी हैं, क्योंकि जवानों ने देश को बचाने का काम किया है। मैं अपने लोगों का धन्यवाद करता हूं कि किसानों के आंदोलन में उन्होंने जमकर संघियों को अच्छे से सबक सिखाने का काम किया है। दोस्तों, कुल मिलाकर राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी समर्थित जितने भी विपक्षी दल हैं वो सारे एकजुट होकर कहीं न कहीं बड़े संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी से इतर अलग से एक तीसरा मोर्चा बनाने का सपना देख रही पार्टियों को तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के साथ में बिहार के दो बड़े दल के नेताओं ने मुलाकात करके साफ संकेत दे दिए हैं कि बिहार राज्य के अंदर कोई तीसरा मोर्चा नहीं बनेगा, बल्कि दूसरा मोर्चा कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही रहेगा। आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव ने कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी से बीते दिन मुलाकात की है। ये दोनों नेता अपने छात्र राजनीति से संघ के खिलाफ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कुछ दिनों तक बीजेपी के साथ में जरूर थे, लेकिन उसके बाद से उनकी वापसी महागठबंधन में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चिंता का सबब बन चुकी है बिहार के अंदर। दोस्तों, और बिहार में बीजेपी 10 सीट भी जीत पाएगी, ये बड़ा सवाल है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार और लालू यादव ने सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए ये बात स्पष्ट कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ा मोर्चा बनने जा रहा है। दोस्तों, और खासकर बिहार के अंदर तो भाजपा का ऐसा लगता है विपक्षी पार्टियों ने पूरा इंतजाम कर रखा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और लालू यादव ने सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद बाहर निकले हैं और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने बिहार के अंदर बड़ा प्रचंड महागठबंधन बना रखा है, भाजपा को बिहार में रोकने का पूरा इंतजाम है। वहीं पर सोनिया गांधी से हमने मुलाकात करते हुए उनसे चर्चा की है और कहा है कि उनका जो अगला अध्यक्ष आने वाले दिनों में चुना जाएगा उसके बाद फिर से कांग्रेस पार्टी के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। बड़ी रणनीति पर हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आरजेडी के सुप्रीम लालू यादव ने कहा कि अमित शाह बिल्कुल पगलाए हुए हैं, बिहार में उनकी सरकार हट चुकी है, 2024 में उनका यानी बीजेपी का सफाया हो जाएगा। यही वजह है कि वो दौड़ते हुए
बार बार बिहार जा रहे हैं और जंगल राज एवं सारी बातें कर रहे हैं। जब वो गुजरात में थे तब उन्होंने क्या किया, ये बात उनको जाकर बताना चाहिए। गुजरात में जंगल राज था और जंगल राज है, इस पर भाजपा को जवाब देना चाहिए। एक और बड़ी खबर दोस्तों ये है कि अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर पत्रकार रवीश कुमार ने जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री के बेटे का हत्या के एक मामले में नाम आया है, गिरफ्तार है। कई मीडिया ने अपनी रिपोर्टिंग में बीजेपी का नाम तक नहीं लिया, जबकि लड़के पर आरोप है कि उसने कथित रूप से 19 साल की अंकिता को वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर किया और लड़की ने इनकार कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने आगे लिखा कि हम नहीं जानते कि ये इकलौता मामला है या मंत्री के बेटे ने कई लड़कियों को इस दिशा में धकेल चुका है और बीजेपी के कितने नेता या कार्यकर्ता बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्या और उसके बेटे पुलकित आर्या के संपर्क में होंगे। क्या राष्ट्रवाद और धर्म की राजनीति छल प्रपंच झूठ की बुनियाद पर टिकी होती है, ये सवाल रवीश कुमार ने पूछा है। दोस्तों बेहतर है आप इसे समझ ले। उन्होंने लिखा कि नहीं समझ आता है तो उन शहरों का हाल देख ले जिनके बारे में पिछले 7 सालों से कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी बन जाएंगे, आंखें खोलिए। रवीश कुमार की तरफ से लिखे गए इस लेख के अंदर दोस्तों भाजपा के अंध समर्थकों को लेकर भी कई सारी बातें कही गई है। वहीं आपको बता दें कि अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर लोगों का गुस्सा लगातार फूट रहा है। लोगों ने सड़कें जाम करते हुए हत्यारों को फांसी देने की मांग की है और लोग अभी भी भाजपा सरकार के आश्वासन पर बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। वो जानते हैं कि ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है और बचाने के लिए हम तरीके की कोशिशें की जा रही होगी। और क्योंकि भाजपा के पूर्व मंत्री का बेटा है दोस्तों, तो इस मामले पर अब लोग बिल्कुल भी बीजेपी पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। वहीं पर पूर्व बीजेपी के मंत्री ने बयान देते हुए अपने बेटे को शरीफ बता दिया और इस पर अलका लांबा का पारा चढ़ गया। उन्होंने कहा कि शर्म करो गद्दार भाजपाइयों। अंकिता भंडारी के हत्याकांड मामले को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता अलका लांबा ने ट्वीट करते हुए कहा कि किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलकर मारने वाले पिता भाजपा नेता भी कहता था, आज उसका बेटा जेल में बंद है और जमानत की बार बार अर्जी लगा रहा है। शर्म करो गद्दार भाजपाइयों, ना किसानों को छोड़ा ना गरीब की बेटी को, लानत है तुम पर। इस तरीके से अलका लांबा ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर ये है, अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर पुलिस प्रशासन के कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया था और अब इस पर सवाल ये खड़ा हुआ है कि ये कानून का सीधे सीधे उल्लंघन है, एविडेंस को मिटाने की एक तरीके की साजिश है दोस्तों। और इस मामले पर पुलिस प्रशासन के उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस तरीके के आदेश दिए हैं और प्रशासन के लोगों को भी इस मामले पर जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि सबूत मिटाने की एक बड़ी साजिश हो सकता है, क्योंकि रिजॉर्ट के अंदर ही हत्या की गई थी। इस तरीके की थ्योरी भी सामने आ रही है। अजीत अंजुम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि डीएम का कहना है कि रिजॉर्ट पर बुलडोजर किसने चलवाया इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। फिर जांच तो अब होनी चाहिए कि आखिर बुलडोजर किसने चलवाया है, क्या मकसद था, क्यों अंकिता भंडारी के कमरे को ही सबसे पहले तोड़ा गया, क्या सबूत मिटाने की साजिश थी। दोस्तों ये बड़ा सवाल है, देखते हैं इस पर क्या जवाब सामने आता है। और एक और बड़ी खबर की माने तो रुपया में रिकॉर्ड गिरावट के बावजूद वित्त मंत्री इस मामले पर अपनी सरकार की जिम्मेदारी तय करने को तैयार नहीं है और सीतारमन ने बयान देते हुए कहा कि बाकियों की तुलना में रुपया डॉलर से अच्छा मुकाबला कर रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारतीय रुपये के बार बार गिरने पर बयान देते हुए कहा कि डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया बहुत अच्छा कर रहा है, जबकि दोस्तों लगातार आंकड़ा भारत के रुपये का गिरता जा रहा है। रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बावजूद इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल वित्त मंत्री कर रही है। पुणे जिले के अंदर 3 दिवसीय यात्रा के अंतिम दौर में पहुंची थी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर कोई एक मुद्रा है जो खुद को संभालने में सक्षम है और अन्य मुद्राओं की तुलना में उतार चढ़ाव से बची हुई है तो वो भारतीय रुपया है। हमने बहुत अच्छी तरह से वापसी की है और काफी अच्छा तरह से इस स्थिति को संभाला भी है। रुपये की गिरती कीमत पर इस तरीके के बयान पर आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राजस्थान की राजनीति में जबरदस्त घमासान बीते रात मचा। दोस्तों आपको बता दें कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर चल रही चर्चा के बीच में बड़ी खबर सामने आई, जहां पर विधायक दल की बैठक होने वाली थी और यहां से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किए जाने की औपचारिक घोषणा होने वाली थी दोस्तों। लेकिन उससे पहले ही पूरा खेल पलट गया। सबसे पहले विधायकों ने अपनी अलग से एक बैठक बुलाई और उस बैठक के अंदर तकरीबन 80 विधायकों ने अपना इस्तीफा लिखकर कहा कि अब हम स्पीकर को देने जा रहे हैं। अगर अशोक गहलोत को राज्य का मुख्यमंत्री बने रहना दिया जाएगा तो ही हम अपने विधायकी के पद पर रहेंगे और सरकार को चलने देंगे, वरना हम लोग अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं। सचिन पायलट को स्वीकार करने से सारे विधायक मना कर रहे हैं दोस्तों। लगभग 80% ये विधायक है। 100 विधायकों में से 80 विधायक ये चाहते हैं कि सचिन पायलट नहीं बल्कि या तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहे या फिर अशोक गहलोत जिसे नियुक्त करे वो मुख्यमंत्री बने रहे। तो आंकड़े के खेल में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को जबरदस्त तरीके से पटकनी दे दी है और सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने पर एक बार फिर से ग्रहण लग चुका है। आपको बता दें कि इस मामले पर एक और बड़ी खबर सामने आई, जहां पर शुरू से ही सुबह से ही चर्चा चल रही थी। वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने कहा कि जयपुर मैसेज पहुंच चुका है, कांग्रेस जादू से नहीं संघर्ष से चलेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। सचिन पायलट से ज्यादा विधायकों के समर्थन के साथ अशोक गहलोत नजर आते हैं और यही कांग्रेस पार्टी आला कमान के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। आपको बता दें कि सबसे पहले विधायकों के द्वारा जो ये इस्तीफा देने की बात कही गई, बल्कि विधायक अपना इस्तीफा लेकर स्पीकर के पास भी पहुंच गए दोस्तों, जिसके बाद सीपी जोशी और अशोक गहलोत के साथ साथ सचिन पायलट को बुलाया गया और सभी ने आपस में बैठक की और इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अजय माकन को भी दिल्ली से भेजा गया था। कुल मिलाकर इन
इन सभी नेताओं के बीच में आपस में मुलाकात हुई है, लेकिन अभी भी मामला सॉल्व नहीं हो पाया है और देर रात काफी बैठक होने के बाद ये फैसला लिया गया है कि कांग्रेस पार्टी आला कमान इस मामले पर काफी नाराज है और चारों नेता यानी मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन, अशोक गहलोत और सचिन पायलट सबको दिल्ली तलब किया गया है। सारे के सारे नेता आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं दोस्तों, और देखते हैं इस मामले पर अब क्या कांग्रेस पार्टी आला कमान फैसला लेता है। जो भी अपडेट आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ये बताइए कि राजस्थान के अंदर किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आप लोग के कमेंट का रहेगा इंतजार। वहीं पर एक और बड़ी खबर ये है, भाजपा की नेत्री सोनाली फोगाट की हत्याकांड मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। आपको बताते चले कि दिवंगत भाजपा की नेत्री सोनाली फोगाट के मर्डर केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। दरअसल फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने हिसार के अंदर आयोजित एक खाप पंचायत में बोलते हुए बीजेपी के नेता कुलदीप बिश्नोई पर अपनी बहन की हत्या कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद सर्व खाप महापंचायत ने फैसला किया है कि कुलदीप बिश्नोई को महापंचायत के सामने अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। सर्व खाप महापंचायत के प्रवक्ता संदीप भारती ने जानकारी देते हुए कहा कि जिस तरीके से सोनाली के परिवार ने आरोप लगाया है, वैसे में कुलदीप बिश्नोई को शक के घेरे में लोग रख रहे हैं और उनको इसके लिए स्पष्टीकरण देना चाहिए और परिवार को जवाब देना चाहिए, जिससे लोग संतुष्ट हो पाए। आपको बताते चले कि ये मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि बीजेपी के नेत्री सोनाली फोगाट ने पिछले विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ा था दोस्तों, और उसके बाद से हुई ये हत्याकांड मामले पर अब सवाल कहीं न कहीं खड़े होने पूरी तरीके से लाजमी, और जिस सस्पेंस के साथ में हत्या की गई है ये भी एक गंभीर मामला रहेगा और सर्व खाप ने ये फैसला लिया है। तो अब देखते हैं कुलदीप बिश्नोई इसे मानते हैं या नहीं मानते, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर चुनाव भी होने वाला है, उपचुनाव की सीट पर, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी के विधायकी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और ये सीट उनकी खाली हो गई है। उपचुनाव इस पर होने हैं और खाप पंचायत ने ये आदेश जारी किया है। देखते हैं सामाजिक दबाव में आकर कुछ बयान देते हैं कुलदीप बिश्नोई या नहीं देते, क्योंकि परिवार वालों की तरफ से ही आरोप लगाए गए हैं। वहीं पर एक और बड़ी अपडेट है कि शशि थरूर को तगड़ा झटका दिया गया है। कांग्रेस पार्टी आला कमान ने पूरी तरीके से एक चक्रव्यूह रच दिया दोस्तों। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। हाई लेवल मीटिंग में तय होना है कि राजस्थान के सीएम कौन बनेंगे। हालांकि इस मीटिंग को एक दिन के लिए अब टाल दिया गया है और सारे नेता दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन अशोक गहलोत नॉमिनेशन भरेंगे ये लगभग तय हो गया था। लेकिन सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या अशोक गहलोत के सामने जो शशि थरूर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं कुछ बड़ा उलटफेर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इस पर अब जवाब मिलना तय हो गया है दोस्तों। दरअसल अशोक गहलोत को पार्टी ने जबरदस्त समर्थन दिया है, क्योंकि गांधी परिवार का समर्थन है और अब केरल की यूनिट की तरफ से भी समर्थन दिया गया है दोस्तों। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि शशि थरूर केरल से आते हैं और केरल कांग्रेस ने अपना समर्थन अशोक गहलोत को देकर एक तरीके से शशि थरूर को अपने ही राज्य के अंदर तगड़ा झटका दे दिया है दोस्तों। देखते हैं ये चुनाव कितना आगे बढ़ता है, क्योंकि गांधी परिवार का सपोर्ट तो अशोक गहलोत के साथ में है और उनके जीतने के चांस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन नॉमिनेशन भरने की तैयारी शशि थरूर ने कर दी है, तो हो सकता है उनके पास कुछ और समर्थन हो। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि शशि थरूर के पास विनिंग नंबर नहीं है, केवल कंपटीशन करने के लिए जरूर सामने आ सकते हैं। और एक और बड़ी खबर ये है कि आरजेडी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि जनता दल यूनाइटेड, अकाली दल और शिवसेना ने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को छोड़ दिया है। पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल चौटाला के जयंती पर आयोजित किए गए रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी का फुल फॉर्म बड़का झुट्टा पार्टी बताया है। वहीं आपको बता दें कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता रेप केस में गिरफ्तार हो गए हैं। 23 साल की युवती के साथ रेप करने का बड़ा आरोप लगा है दोस्तों। और एक और बड़ी खबर ये है कि अशोक गहलोत को चुनौती देने के लिए शशि थरूर 30 सितंबर को अपना नॉमिनेशन भर सकते हैं। वहीं पर पूर्व नियोजित थी पीएफआई की हिंसा और दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, केरल के सीएम विजयन ने बड़ा बयान दिया है। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने शनिवार को राज्य के अंदर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की हिंसा पर चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा बयान दिया है। सीएम विजयन ने कहा कि पीएफआई की हिंसा पूर्व नियोजित थी। उन्होंने हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि इससे सूबे में सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को काफी क्षति पहुंची है, इसमें शामिल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएफआई की अगुवाई में जो बीते दिन हड़ताल बुलाई गई थी वो भी एक तरीके से प्लांट हिंसा के एजेंडे को लागू करने के लिए किया गया था। इसकी भी जांच की जा रही है और राज्य के अंदर शांति भंग करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख ओवैसी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को और तेज कर दिया है दोस्तों। उन्होंने गुजरात के असेंबली चुनाव में 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें एक हिंदू प्रत्याशी है। कौशिका परमार नाम की ये महिला है जिनको टिकट दिया गया है दोस्तों। इसके साथ में एआईएमआईएम ने पूर्व विधायक और वर्तमान में गुजरात के प्रदेश के अध्यक्ष साबिर काबलीवाल को भी जमालपुर खड़िया विधानसभा से टिकट दिया है। अहमदाबाद के किनारे पर स्थित इस सीट के वर्तमान स्थिति में कांग्रेस पार्टी के इमरान खेड़ा वाले विधायक हैं। मुस्लिम दलित बाहुल्य सीटों पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार उतारने की तैयारी में एआईएमआईएम नजर आ रही है। एआईएमआईएम ने महिला विंग की नेत्री कौशिका बेन को भी टिकट देकर कहीं न कहीं राज्य के अंदर हिंदू वोटों को भी अपने साथ में लाने का प्रयास किया है। इसी के साथ में नरेंद्र मोदी सरकार ने कांग्रेस के शशि थरूर को संसदीय समिति अध्यक्ष पद से हटा दिया। बीजेपी सांसद ने पत्र लिखकर कहा है कि उनको बहाल कर दीजिए। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर को संसदीय समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। एक भाजपा सांसद सहित संसद के स्थायी समिति के 5 सदस्यों
ने शनिवार को लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को संयुक्त पत्र लिखा है। सदस्यों ने आग्रह किया है कि सूचना प्रौद्योगिकी समिति के प्रमुख रूप में काम कर रहे थे शशि थरूर और उनको वापस से बहाल किया जाना चाहिए। और देखते हैं एक और बड़ी खबर ये है कि प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड कांड मामले को लेकर सरकार से पूछा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है। भाजपा की उत्तराखंड सरकार को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों वहीं पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वेबसाइट के अनुसार के अक्षर से शुरू होने वाले केस, कंघा, काड़ा और कछेड़ा कृपाण खालसा के 5 प्रतीक हैं। इन प्रतीकों को संयुक्त राज्य के अंदर रखने से रोका जा रहा है। दरअसल यूनाइटेड स्टेट से ये जानकारी है जिसमें एक सिख व्यक्ति ने अपने साथ में कृपान रखा हुआ है दोस्तों, और उस कृपान का विरोध करते हुए अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है जिसके बाद लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि सिख समुदाय के लिए 5 चीजें रखना अनिवार्य है जिसमें कृपाण भी आता है। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार किया है दोस्तों, कानून का उल्लंघन बता रहे हैं। अब देखते हैं इस मामले पर भारत के राजदूत क्या टिप्पणी देते हैं। एक और बड़ी खबर की माने तो भगत सिंह के नाम से चंडीगढ़ का एयरपोर्ट अब जाना जाएगा। ये फैसला केंद्र सरकार ने लिया है और राज्य सरकार यानी पंजाब और हरियाणा दोनों की सरकारों ने इसका पूरी तरीके से स्वागत किया है दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट की माने तो रात का चुनाव आते ही प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से अर्बन नक्सल याद आया है। एनजीओ और सिविल सोसाइटी के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बयान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण रक्षा और चिंता के नाम पर अर्बन नक्सल कई इंफ्रास्ट्रक्चर को रोकने का काम करते हैं, इस तरीके का आरोप लगाया है। उन्होंने ऐसा कहा है दोस्तों क्योंकि प्रधानमंत्री अमूमन अर्बन नक्सल की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने बताया नहीं कि किसे अर्बन नक्सल प्रधानमंत्री कहते हैं। हो सकता है अपने विरोधियों को अर्बन नक्सल कहकर डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे। और एक और बड़ी खबर यह है कि जेडीयू की राज्य इकाई को नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की उम्मीद बंधवाई रखी है और अभी तक राज्य इकाई को लगता है कि उनके नेता नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसको लेकर नीतीश कुमार मना जरूर कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन अंत में क्या फैसला होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जेडीयू इकाई अपने नेता की तरफ बड़े उम्मीद से देख रही है। वहीं आपको बता दें कि 5 दिन के बाद उत्तराखंड की मंत्री जागी है दोस्तों। आपको बता दें कि रेखा आर्या है जो मंत्री भी है राज्य के अंदर, जिनके पास महिला विकास का बड़ा मंत्रालय है और उन्होंने 5 दिन के बाद बयान दिया है। इस पर ट्वीट करते हुए अजीत सिंह राठी ने लिखा कि चलिए 5 दिन के बाद ही अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर माननीय मंत्री रेखा आर्या का मन व्यथित तो हुआ। गौरतलब है कि रेखा आर्या उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री हैं। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे जरूर लिखिएगा दोस्तों। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए उत्तर प्रदेश के छोटे लाल वर्मा और उनके बेटे पर रेप का आरोप एक महिला ने लगाया था, एफआईआर दर्ज कराई थी। उत्तराखंड के बीजेपी के नेता विनोद आर्या के बेटे को रेप और मर्डर के मामले पे बुक किया गया है और इस मामले पर स्मृति ईरानी जी कुछ बोलेंगी, ये सवाल कांग्रेस पार्टी की नेत्री राधिका खेरा ने पूछा है। उन्होंने स्मृति ईरानी को टैग करते हुए ओस दिली शोल लिखते हुए पूछा है कि स्मृति ईरानी जी इस पर आपके कुछ विचार हैं तो जरूर बताइएगा, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर आप बड़ी बड़ी बातें जरूर करती हैं, लेकिन जब असली में मुद्दा उठाने की बातें आती है, असली में महिला न्याय की बात आती है तो आप बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठ जा रही हैं। आप लोग इस मामले पर क्या कुछ राय रहेगी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में बड़ोदरा के अंदर पूर्व सांसद सत्यजीत गायकवाड़ ने कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र लोगों के बीच में जाकर बांटा है। इसी के साथ में दसदा तालुक के अंदर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी का वचन पत्र बांटा। वहीं आपको बता दें कि गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता नौशाद सोलंकी ने भी पड़ती के अंदर कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र लोगों के बीच में बांटा है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी अपने अभियान को एक नए तरीके से एक नई हवा बनाने की कोशिश कर रही है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोग जगह जगह जाकर वचन पत्र बांट रहे हैं। वागरा विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी का वचन पत्र यहाँ भी बांटा है। इसी तरीके से लगभग सभी विधानसभा से खबरें सामने आ रही है। वहीं पर दोस्तों नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने हरौली में जनसभा को संबोधित किया है। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और उनकी इस रैली में जबरदस्त भीड़ भी आई है, जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर एक के बाद एक नई खबरें सामने आ रही है गुजरात से जुड़ी हुई। कांग्रेस पार्टी अपने अभियान में बिल्कुल कमी नहीं छोड़ना चाहती है। अगर आप लोग को दोस्तों एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। और कमेंट बॉक्स में लिखकर दोस्तों ये बताइए कि राजस्थान के अंदर आप लोग को क्या लगता है, इस आला कमान को क्या कदम उठाना चाहिए। क्या अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए या फिर उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री रहने देना चाहिए, और सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी देनी चाहिए, या इसके उल्टा होना चाहिए, या फिर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों बने रहने देना चाहिए। आप लोग क्या कुछ समझते हैं लिखकर जरूर बताएगा। आप लोगों की राय बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक नए और नायाब तरीके का मामला सामने आया है। जुड़े रहने के सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।